हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे विल, जिसे हिंदी में इच्छा पत्र अथवा वसीयत भी कहते हैं, के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वसीयत क्या है, वसीयत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वसीयत कितने प्रकार की होती है, गवाहों की भूमिका, कानूनी प्रावधान जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में दिए गए हैं किस प्रकार के हैं, और द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में क्या प्रावधान दिए गए हैं। इस वीडियो में और भी जानेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है या नहीं, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक वसीयत क्या है। भारत में वैध वसीयत बनाने के लिए कुछ विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। हालांकि कोई विशेष भाषा अनिवार्य नहीं है। एक वैध वसीयत में वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद संपत्ति के वितरण के संबंध में स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए और ये 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति द्वारा बिना किसी दबाव के बनाई जानी चाहिए। वसीयतकर्ता को वसीयत की सामग्री की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसे स्वेच्छा से अनुमोदित करना चाहिए। वसीयतकर्ता के जीवन काल में कभी भी वसीयत को रद्द किया जा सकता है और ये उनकी मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है। उनके जीवन काल में इसका कोई प्रभाव नहीं है। वसीयत के निर्देशों के अनुसार वसीयतकर्ता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक निष्पादक नियुक्त किया जाता है। पंजीकरण वैकल्पिक है, लेकिन ये विवादों से बचाव कर सकता है। वसीयत के आवश्यक तत्वों में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिन्ह, 2 गवाहों द्वारा सत्यापन और संपत्ति का स्पष्ट विवरण शामिल है। एक परिशिष्ट वसीयत में संशोधन की अनुमति देता है। कुछ भारतीय शहरों में आवश्यक प्रोबेट वसीयत की प्रमाणिकता को प्रमाणित करता है और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद निष्पादक द्वारा की गई कार्रवाई को वैध बनाता है। बिना वसीयत की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार लागू होता है। जहां ऋणों और प्रतिभूतियों के प्रबंधन के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि जब कोई वसीयतकर्ता न हो या वसीयतकर्ता कार्य करने के लिए अनुच्छेद या असमर्थ हो, तो प्रशासन पत्र जारी किया जाता है। ये कानूनी दस्तावेज भारत में संपत्ति के सुचारू हस्तांतरण और स्पष्ट उत्तराधिकार सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक कि वसीयत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बिना वसीयत के उत्तराधिकार, जिसको इंग्लिश में इंटेस्टेट सक्सेशन, एक कानूनी प्रक्रिया है जो किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति के बंटवारे को नियंत्रित करती है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी वैध वसीयत के मर जाता है, ये धर्म पर आधारित विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों का पालन करती है। जैसे हिंदुओं, जिनके अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू होते हैं, अथवा मुसलमानों के लिए शरिया के कानून लागू होते हैं। संपत्ति आमतौर पर कानूनी वारिसों, आमतौर पर पति, पत्नी, बच्चों और माता पिता को प्राथमिकता के एक निर्धारित क्रम में बांटी जाती है। बिना वसीयत के उत्तराधिकार के मुख्य पहलू। परिभाषा: ये तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम वसीयत छोड़े बिना मर जाता है या यदि वसीयत अमान्य है। लागू कानून है: उत्तराधिकार मृत व्यक्ति के धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा निर्धारित होता है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत आते हैं। मुसलमान शरिया के अलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं। उत्तराधिकार का क्रम हिंदुओं के लिए श्रेणी 1 के वारिस करीबी रिश्तेदारों जैसे पति अथवा पत्नी, बच्चे और माता पिता को प्राथमिकता दी जाती है। श्रेणी 2 के वारिसों में यदि श्रेणी का कोई भी वारिस मौजूद ना हो तो संपत्ति श्रेणी 2 के रिश्तेदारों को चली जाती है। इसका संपूर्ण विवरण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में डिटेल में दे रखा है। प्रक्रिया क्या है इसकी? अदालत कर चुकाने के बाद संपत्ति का प्रबंधन और बंटवारा करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करती है। नामांकन का महत्व: एक नामित व्यक्ति केवल एक कार्यवाहक होता है जो पूर्ण स्वामी नहीं, और संपत्ति फिर भी कानूनी वारिसों को ही मिलती है। वसीयत के बिना राज्य संपत्ति के बंटवारे का निर्धारण करता है, जो हो सकता है कि मृत व्यक्ति की इच्छाओं के अनुरूप हो अथवा ना भी हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति के संबंध में वसीयत, विल अथवा इच्छा पत्र
जरूर बनाना चाहिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ विल, वसीयत के प्रकार। वसीयत के दो प्रकार होते हैं, रजिस्टर्ड विल, अनरजिस्टर्ड विल। पहले हम बात करते हैं रजिस्टर्ड विल के बारे में। हालांकि भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 दस्तावेजों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, लेकिन यह वसीयत को अनिवार्य पंजीकरण से स्पष्ट रूप से छूट देता है। अर्थात रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में विल को रजिस्टर्ड करने संबंधित कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अधिनियम की धारा 23 और 27 ये स्पष्ट करती है कि वसीयत का पंजीकरण कराने की कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। इस प्रकार ये वसीयतकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। फिर भी वसीयत का पंजीकरण कराने के लाभ, सुरक्षा और प्रोबेट प्रक्रिया के दौरान प्रमाण की सुगमता के संदर्भ में भली भांति मान्य है। इसका अर्थ ये हुआ, कानूनी प्रावधान कोई बाध्यता नहीं बनाता जिसमें हमें किसी विल को पंजीकरण कराना चाहिए, परंतु फिर भी ऐसा देखा गया है कि जो विल रजिस्टर्ड होती हैं उनकी वैधानिकता ज़्यादा आसानी से प्रभावी हो जाती है। अब बात करते हैं अनरजिस्टर्ड विल। एक बिना रजिस्टर्ड वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसे भले ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा तय की गई कानूनी औपचारिकताओं के अनुसार तैयार किया गया हो, लेकिन उसे सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में औपचारिक रूप से रजिस्टर्ड नहीं कराया गया हो। रजिस्ट्रेशन न होने से इसकी कानूनी वैधता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसलों में इस बात की पुष्टि की गई है कि एक बिना रजिस्टर्ड विल वसीयत भी कानूनी रूप से लागू की जा सकती है, बशर्ते कि उसे सही तरीके से तैयार किया गया हो और प्रोबेट की प्रक्रिया के दौरान उसे तैयार किए जाने का सबूत पेश किया जा सके। अब बात करते हैं रोल ऑफ विटनेसेस। एक वसीयत में गवाहों की भूमिका। वसीयत लेखन में गवाहों का महत्व। वसीयत लेखन की प्रक्रिया में गवाह निष्पक्ष पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जो ये पुष्टि कर सकते हैं कि वसीयतकर्ता वसीयत बनाते समय स्वस्थ दिमाग का था और किसी अनुचित प्रभाव से मुक्त था। वसीयत को कानूनी रूप से वैध स्थापित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, विशेषकर यदि परिवार के सदस्यों या अन्य कानूनी वारिसों द्वारा वसीयत को प्रोबेट न्यायालय में चुनौती दी जाती है। भारत में गवाहों के लिए कानूनी आवश्यकता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत वसीयतकर्ता द्वारा कम से कम 2 गवाहों की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। इन गवाहों को भी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि वसीयत पारदर्शिता के साथ निष्पादित हो और वसीयतकर्ता के इरादे दस्तावेज में सटीक रूप से प्रतिबिंबित हों। गवाहों के लिए प्रमुख कानूनी आवश्यकता है। गवाहों की संख्या। वसीयत को वैध माने जाने के लिए कम से कम 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। आयु एवं मानसिक क्षमता। गवाह वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के और स्वस्थ दिमाग के होने चाहिए। निष्पक्षता। हितों के टकराव से बचने के लिए गवाहों को लाभार्थी या लाभार्थियों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध नहीं होना चाहिए। उपस्थिति। वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर करते समय दोनों गवाहों का एक ही समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है और उन्हें वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करने चाहिए। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में दिए गए कानूनी प्रावधान जो वसीयत के संबंध में लागू होते हैं। पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है, भले ही उसमें अचल संपत्ति शामिल हो। धारा 18A। वसीयत को किसी भी समय पंजीकृत अथवा जमा कराया जा सकता है, जो कि धारा 27 में वर्णित है। या तो वसीयतकर्ता द्वारा अपने जीवन काल में या वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद निष्पादक द्वारा। धारा 40 और 41 में संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। पंजीकरण अधिनियम 1908 में वसीयत से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधान इस प्रकार हैं। धारा 18 वैकल्पिक पंजीकरण। अन्य दस्तावेजों के विपरीत वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। वैध रूप से निष्पादित अपंजीकृत वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। धारा 27 प्रस्तुत करने का समय। वसीयत को पंजीकरण के लिए किसी भी समय प्रस्तुत या जमा कराया जा सकता है। धारा 40 वसीयत कौन प्रस्तुत कर सकता है। वसीयतकर्ता वसीयत प्रस्तुत कर सकता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति जो वसीयत के निष्पादक या अन्य किसी रूप में दावा करता है उसे पंजीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकता है।
धारा 41 मृत्यु के बाद पंजीकरण। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद भी वसीयत का पंजीकरण किया जा सकता है यदि पंजीकरण अधिकारी संतुष्ट हो कि वसीयतकर्ता द्वारा ही वसीयत निष्पादित की गई थी और उसे प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति अधिकृत है। धारा 42 से 46 में वसीयत जमा करना। अधिनियम वसीयतकर्ता को अपनी वसीयत को एक सीलबंद लिफाफे में रजिस्ट्रार के पास जमा करने की अनुमति देता है जिसे बाद में निकाला जा सकता है। वसीयत के संबंध में कोई स्टाम्प शुल्क नहीं। वसीयत के पंजीकरण पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगता, परंतु जब भी एक रजिस्टर्ड वसीयत सब रजिस्ट्रार ऑफिस में की जाती है तो जो भी उस प्रदेश में लागू संबंधित जो भी फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस अवश्य लगती है। अब बात करते हैं द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में वसीयत के संबंध में दिए गए कुछ कानूनी प्रावधान। प्रमुख कानूनी प्रावधान भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 धारा 2H जो कि परिभाषा बताती है वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति के संबंध में उनकी इच्छा की कानूनी घोषणा। धारा 59 क्षमता कैपेसिटी के बारे में प्रावधान करती है कोई भी स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति नाबालिग को छोड़कर वसीयत बना सकता है। सामान्यतः मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति होश में रहते हुए वसीयत बना सकता है, लेकिन नशे की हालत में या इस हद तक बीमार होने पर कि उसे पता ही ना हो कि वह क्या कर रहा है वसीयत नहीं बना सकता। धारा 63 निष्पादन हस्ताक्षर। वसीयतकर्ता को वसीयत पर हस्ताक्षर या चिन्ह लगाना चाहिए या उनकी उपस्थिति में और उनके निर्देश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति से हस्ताक्षर करवाना चाहिए। सत्यापन इस पर 2 या 2 से अधिक गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिनमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर करते हुए देखा हो या हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की हो। धारा 65 और 66 विशेष अधिकार प्राप्त वसीयतें। सक्रिय सेवा में कार्यरत सैनिकों, वायु सैनिकों या नौ सैनिकों द्वारा बनाई गई वसीयतों पर विशिष्ट सरल नियम लागू होते हैं। निरस्तीकरण धारा 70 वसीयतकर्ता के जीवन काल में किसी भी समय वसीयत को निरस्त किया जा सकता है या तो दूसरी वसीयत, सहयोगी वसीयत द्वारा या उसे जलाकर, फाड़कर या नष्ट करके। निरस्तीकरण की इच्छा। पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत वसीयत का पंजीकरण वैकल्पिक है, लेकिन ये बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। वसीयत सादे कागज पर भी बनाई जा सकती है। प्राधिकरण प्रोबेट धारा 213 और 276 प्रत्यायन न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधता की पुष्टि है। ये कुछ शहरों की सीमाओं जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के भीतर निष्पादित वसीयतों या वहां स्थित संपत्ति के लिए अनिवार्य है। यदि आप वसीयत अथवा अपने किसी अन्य कानूनी अधिकार के बारे में और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस YouTube चैनल इंडियन लॉ को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी आगे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी भरी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।